न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फ्रॉग का न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है? देखो, न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल तुम जानते ही हो। न्यूरल का मतलब होता है इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के मदद से शरीर की विभिन्न गतिविधियों को कंट्रोल करना, तंत्रिकाओं की मदद से, न्यूरॉन्स की मदद से। तो फ्रॉग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी न्यूरल सिस्टम होता है। न्यूरॉन्स मिलकर बनाते हैं न्यूरल सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम, फ्रॉग के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। फ्रॉग के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और ये हार्मोन्स बनाती हैं। तो हार्मोन्स की मदद से भी फ्रॉग अपने शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो फ्रॉग के शरीर के अंदर उसके ऑर्गन की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इनकी मदद से वो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को वो कंट्रोल करता है। न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स आते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स की मदद से द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम यानी तंत्र है वो काफी विकसित होता है। फ्रॉग के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का मतलब शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित रखना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब उनमें समन्वय स्थापित करना। दो ऑर्गन्स के काम, जैसे दो ऑर्गन्स के काम को कंट्रोल करना और उनमें कोऑर्डिनेशन यानी उनमें समन्वय स्थापित करना। तो फ्रॉग के अंदर वेल डेवलप्ड होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम, बढ़िया से विकसित होता है। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फ्रॉग में सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, उनमें कोऑर्डिनेशन, उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए न्यूरल सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, यानी केमिकल्स की मदद से उनमें समन्वय स्थापित होता है, वो केमिकल्स कहलाते हैं हार्मोन्स। वो केमिकल्स कहलाते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो फ्रॉग के शरीर में पाई जाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये कुछ केमिकल सिक्रीट करती हैं। उन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं हार्मोन्स, और इन हार्मोन्स की मदद से फ्रॉग के वेरियस ऑर्गन्स, इनका कंट्रोल होता है और उनमें कोऑर्डिनेशन होता है, उनमें समन्वय स्थापित होता है। तो फ्रॉग के पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो हार्मोन्स की मदद से फ्रॉग के शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय होता है, उनको कंट्रोल भी किया जाता है। कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड फ्रॉग में होती है? पिट्यूटरी होती है इसके पास, थायराइड होती है, पैराथायराइड होती है, थाइमस होती है, पीनियल बॉडी होती है, पैनक्रियाटिक आइलैंड्स यानी पैनक्रियाज होते हैं, एड्रीनल्स होती है, और गोनाड्स। गोनाड्स का मतलब हो गया सेक्स ऑर्गन। फ्रॉग के पास कौन से गोनाड्स होते हैं? फ्रॉग के पास होते हैं टेस्टीज और ओवरी, ये गोनाड्स, ये भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। टेस्टीज और ओवरी भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो फ्रॉग के पास कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? फ्रॉग के पास पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी है, पैनक्रियाटिक आइलेट्स यानी पैनक्रियास है, एड्रीनल्स है यानी एड्रीनल ग्लैंड्स, और गोनेड्स हमारी टेस्टिस और ओवरी। ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये हमारे पास भी सारी होती हैं, ह्यूमन बीइंग के पास भी सारी होती हैं, और ये सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स। और इन हार्मोन्स की मदद से फ्रॉग्स अपने ऑर्गन को कंट्रोल करता है और उनमें कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करता है। नर्वस सिस्टम में तीन तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम में
तीन तरह के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे पास होते हैं, फ्रॉग के पास भी तीनों तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रेन और ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो ब्रेन से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स। ये दोनों मिलके बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलके बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है, इसके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें सिंपैथेटिक आता है, पैरासिम्पैथेटिक, दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अभी बहुत डिटेल नहीं जानना, जब ह्यूमन बीइंग का पढ़ोगे तो वहां पे डिटेल बताएंगे सारी। फ्रॉग के पास बढ़िया से डेवलप्ड होता है नर्वस सिस्टम, और तीनों प्रकार का होता है। तीनों प्रकार का मतलब इसके पास सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है, और एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है। तो फ्रॉग के शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए इसके पास हार्मोन्स हैं यानी एंडोक्राइन सिस्टम, और न्यूरॉन्स हैं यानी न्यूरल सिस्टम। क्या है? न्यूरल सिस्टम। तो फ्रॉग के पास वेल डेवलप्ड होती है ये सारी चीजें। फ्रॉग के पास 10 जोड़ी होती हैं क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं। फ्रॉग के पास 10 जोड़ी होती हैं क्रेनियल नर्व्स। आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कितने पेयर होती है क्रेनियल नर्व्स? फ्रॉग के पास होती हैं 10 जोड़ी, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ह्यूमन बीइंग में होती हैं 12 पेयर्स, हम लोग में 12 जोड़ी होती हैं। ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स हैं, और फ्रॉग में कितने जोड़ी हैं? 10 जोड़ी, 10 पेयर्स। और हमारे में कितनी है? 12 जोड़ी होती है, 2 जोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं। फ्रॉग का जो ब्रेन होता है एक हड्डी के डब्बे में सुरक्षित रहता है, और उसे ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम कहते हैं। जैसे हमारा भी ब्रेन एक हड्डी के डब्बे के अंदर है, इसको ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन 3 हिस्से में बटा होता है। फ्रॉग के ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फ्रॉग के ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। फोर ब्रेन में आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में आते हैं अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, एक जोड़ा ऑप्टिक लोब। हम लोग में 2 जोड़ी होते हैं। ह्यूमन के मिड ब्रेन में, बीच वाले ब्रेन में 2 जोड़ी ऑप्टिक लोब होते हैं। यहां पर कितने जोड़ी हैं? अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, एक जोड़ी ऑप्टिक लोब है। हाइंड ब्रेन यानी पीछे वाला ब्रेन, इसमें सेरिबेलम है और मेड्यूला ऑब्लंगेटा है। सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा। हमारे हाइंड ब्रेन में पॉन्स भी होता है, पॉन्स या नहीं है? यहां सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन के कितने पार्ट हैं? फ्रॉग के ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में एक जोड़ी, 2 जोड़ी नहीं है, एक जोड़ी पाए जाते हैं ऑप्टिक लोब्स, अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। मिड ब्रेन में अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, एक जोड़ी ऑप्टिक लोब्स होते हैं। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। ये पीछे की तरफ होता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पीछे से एक छेद के द्वारा बाहर निकलता है। ये क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स है, इसके अंदर ब्रेन होता है। जो पीछे वाला ब्रेन है हाइंड ब्रेन, इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा है,
ये मेडुला ऑब्लंगेटा एक छेद के जरिए बाहर निकलता है, उस छेद को कहते हैं फोरामेन मैग्नम, उस छेद को कहते हैं। और ये मेडुला ऑब्लंगेटा बदल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। किसमें बदल जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कशेरुकाओं के बीच से गुजरती है। ये कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में गुजरती है। तो फोर ब्रेन में क्या क्या है याद करो। फोर ब्रेन में है ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में एक जोड़ी ऑप्टिक लोब्स होते हैं और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा है। ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा पासेस आउट थ्रू दी फोरामेन मैग्नम, ये मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन के क्रेनियम में एक छेद होता है, यहां से इससे बाहर निकलता है, ब्रेन बॉक्स से बाहर निकलता है, जिस छेद के द्वारा निकलता है वो फोरामेन मैग्नम है, एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। और किसमें बदल जाता है ये? और ये स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है, विच इज एनक्लोज इन द वर्टिब्रल कॉलम। ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से घिरी होती है, यानी वर्टिब्रल कॉलम के बीच से गुजरती है। वर्टिब्रल कॉलम इस स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करता है। तो ये ध्यान देना। तो फ्रॉग में कितने जोड़ी क्रेनियल नर्व्स हैं? 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग का जो ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होते हैं। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स है, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन है। मिड ब्रेन में अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, हमारे में 2 जोड़ी होते हैं, इसके में कितना है? 1 जोड़ी ऑप्टिक लोब्स होते हैं। और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा क्रेनियम से बाहर निकलता है फोरामेन मैग्नम की मदद से। किसकी मदद से? और ये किस में बदल जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी कशेरुक दंड के बीच से गुजरती है, वर्टिब्रल कॉलम किसके बीच से गुजरती है। तो फोर ब्रेन में क्या क्या दिख रहा है? ऑल्फैक्टरी लोब दिख रहा है, ऑल्फैक्टरी लोब है, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और डायंसेफेलॉन। ये आगे का ब्रेन है। आगे के ब्रेन में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? ऑल्फैक्टरी लोब है जो तुम्हें पर्पल से दिख रहा है, ऑल्फैक्टरी लोब ये वाला, इतना ये वाला, ये ऑल्फैक्टरी लोब के बाद सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक जोड़ी है, एक इधर है और एक इधर है, और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन है। अनपेयर्ड क्या है? ये डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में एक जोड़ी ऑप्टिक लोब है। मिड ब्रेन में क्या है? एक जोड़ी ऑप्टिक लोब है, एक इधर एक इधर, एक जोड़ी। और हाइंड ब्रेन में 2 चीजें होती हैं, सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम और ये सेरिबेलम है और ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। यही मेडुला ऑब्लंगेटा बाहर निकल जाता है फोरामेन मैग्नम से और स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। तो फोर ब्रेन में तुम्हारा हो गया ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा, इसका फोटो ले सकते हो। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अब इसके सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, जिनके माध्यम से चीजों को सेंस करता है। तो फ्रॉग में कई तरह के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे इसके शरीर पर होते हैं सेंसरी पेपिली, इसके शरीर पर सेंसरी पेपिली है। अगर कोई मेंढक को छूता है ना तो इसके शरीर पर होते हैं सेंसरी पेपिली, उससे इसको पता लग जाता है। तो सेंसरी पेपिली एक तरह के टच रिसेप्टर है। कैसे रिसेप्टर है? सेंसरी पेपिली एक तरह के टच रिसेप्टर होते हैं। इसकी जबान के ऊपर टेस्ट बड होती हैं
और इनमें टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, स्वाद के लिए, स्वाद। तो इसकी जबान यानी जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड होती हैं स्वाद के लिए। नाक के अंदर एपिथेलियम होती है, दो नाक के छेद होते हैं, नॉस्ट्रिल, अंदर नेजल एपिथेलियम होती है, और उस पे होते स्मेल को सूंघने के लिए रिसेप्टर। तो इसकी नेजल एपिथेलियम में सूंघने के लिए होते हैं स्मेल रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल रिसेप्टर होते हैं। आंखें होती है देखने के लिए, और टिम्पैनम, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, और टिम्पैनम के अलावा इंटरनल ईयर भी होता है अंदर। लेकिन जो टिम्पैनम होता है, जो आंखों के इधर उधर होता है, कान के पर्दे जैसा, वो सुनने के लिए होता है। वो किसके लिए है? तो टिम्पैनम को हम लोग एक्सटर्नल ईयर जैसा मानते हैं। हम लोग में एक्सटर्नल ईयर इस तरह के है ना, तो फ्रॉग में टिम्पैनम जो है वो एक्सटर्नल ईयर जैसा है। तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं फ्रॉग में, जरा देखो। फ्रॉग के सेंस ऑर्गन में इसमें टच रिसेप्टर है, ये इसकी त्वचा पे होते हैं, और ये त्वचा पे पाए जाते हैं सेंसरी पेपिली, उसके अंदर होते हैं। ये सेंसरी पेपिली में पाए जाते हैं टच रिसेप्टर। अगर मेंढक को कोई छू लेगा उसको पता लग जाता है। और उसकी जबान पे, जीभ पर होते हैं टेस्ट रिसेप्टर स्वाद के लिए, और नाक के एपिथेलियम में स्मेल रिसेप्टर हैं सूंघने के लिए। आंखें देखने के लिए होती हैं, और टिम्पैनम सुनने के लिए होता है। आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इसके आईज और इंटरनल ईयर बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। एंड द रेस्ट आर दी सेल्यूलर एग्रीगेशन, और बाकी केवल कोशिकाओं के समूह जैसे होते हैं। बाकी जो इसके सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो कोशिकाओं के एग्रीगेशंस हैं, समूह हैं, और इनके आसपास नर्व एंडिंग्स होती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जिनके माध्यम से सेंस कर लेते हैं ये। तो आंखें, आईज और इंटरनल ईयर्स, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंस ऑर्गन है। इंटरनल ईयर तो कान के अंदर होता है, वो बैलेंसिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? बैलेंसिंग के लिए। टिम्पैनम को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, वो सुनने के लिए है। तो इसके दो ऐसे सेंस ऑर्गन बताओ जो बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं, आईज और इंटरनल ईयर्स। आईज और बाकी जो सेंस ऑर्गन यहां पे लिखे हुए हैं वो केवल कोशिकाओं के समूह जैसे हैं, वो कोई व्यवस्थित ऑर्गन नहीं है, वो केवल कोशिकाओं के समूह जैसे हैं, और वहां पे तंत्रिकाएं मौजूद हैं, उनके माध्यम से ये सेंस करता है। आईज इन ए फ्रॉग आर ए पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल। मेंढक की जो आंखें हैं, स्कल इसकी खोपड़ी है, जैसे हमारी खोपड़ी स्कल। स्कल में तो गड्ढे होते हैं, गड्ढे, उनको ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसकी भी आंखें स्कल के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं, गड्ढे, उसके अंदर रहती हैं। गोल गेंद जैसी आंखें होती हैं, स्फेरिकल, और ये क्रेनियम के अंदर जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर होती हैं, ऑर्बिट्स में होती है। जैसे हमारी भी आंखें ऑर्बिट्स के अंदर है, गड्ढे है ना। तो आईज जो है फ्रॉग में एक जोड़ी होती हैं, गोल गेंद जैसी होती हैं, और स्कल यानी खोपड़ी में दो गड्ढे होते हैं, ऑर्बिट्स उनके अंदर होती हैं। ये सिंपल आईज होती हैं, इनमें एक लेंस होता है, जबकि कॉकरोच में कंपाउंड आईज होती हैं और उसमें 2000 लेंस होते हैं। हम लोग की भी आईज सिंपल, हम लोग की आंख में भी एक ही लेंस होता है। मेंढक की आंख में भी कितने लेंस होते हैं? एक लेंस होता है, सिंपल आंखें होती हैं। लेकिन कॉकरोच में कंपाउंड आई पाई जाती है और उसमें 2000 लेंस होते हैं, जिन्हें ओमेटिडिया वगैरह कहते हैं। आगे बताएंगे। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर जैसे पिन्ना विन्ना नहीं होता जैसे हम लोग के पास है। एंड ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। एक कान का पर्दा जैसा, आंख के बगल में पर्दा जैसा दिखता है गोल गोल, उसको टिम्पैनम कहते हैं, और टिम्पैनम को आप एक्सटर्नल ईयर मान सकते हैं। फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर जैसे पिन्ना वगैरह मैमल्स की तरह नहीं होता। आंखों के पास में कान के पर्दे जैसा दिखता है, उसे टिम्पैनम कहते हैं, और टिम्पैनम को एक्सटर्नल ईयर आप मान सकते हैं। टिम्पैनम की मदद से ये तो सुनता है, हियरिंग ऑर्गन है ये, और लेकिन ये जो इंटरनल ईयर है, अंदर होता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जैसे कि हम लोग में होता है कॉकलिया और
सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह। तो इसके पास भी इंटरनल ईयर होता है। टिम्पैनम को तो उसने क्या, आपने क्या मान लिया, टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर है, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। और अंदर जाकर के देखोगे, जब टिम्पैनम के अंदर जाओगे तुम्हें मिलेगा इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर उसके शरीर को बैलेंस करता है, उसके शरीर को। हम लोग में भी ऐसा ही होता है, हमारा जो शरीर बैलेंस होता है उसको बैलेंस करने के लिए हमारा इंटरनल ईयर है। जो स्पोर्ट्स वगैरह लोग ऐसे कलाबाजी खाते हैं उसमें बैलेंस बना लेते हैं, उसमें मदद करता है हमारा इंटरनल ईयर। फ्रॉग के पास भी होता है, ये भी तो कूदता है, तो ये बैलेंस बनाने के लिए इसके पास इंटरनल ईयर भी है। एक्सटर्नल ईयर यानी टिम्पैनम सुनने के लिए, और इंटरनल ईयर बैलेंसिंग के लिए, इंटरनल ईयर बैलेंसिंग के लिए। तो फ्रॉग में जो सेंस ऑर्गन है सारे हैं, बहुत सारे। इसके स्किन पर है सेंसरी पैपिली, टच रिसेप्टर है, इसके टेस्ट बड होते हैं जबान के ऊपर, टंग के ऊपर। स्वाद के लिए नाक के एपिथेलियम में स्मेल रिसेप्टर होते हैं, और आंखें देखने के लिए होते हैं, टिम्पैनम सुनने के लिए है। सारे इनमें से आईज और इंटरनल ईयर से अच्छे से विकसित होते हैं, बाकी ये कोशिकाओं के समूह जैसे होते हैं, बहुत अच्छे से विकसित नहीं होते सेंस ऑर्गन है। और वहां पे नर्व्स वगैरह रहती हैं सेंस करने के लिए, नर्व्स के एंडिंग्स रहते हैं। एक जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, गोल गेंद जैसी होती हैं, स्कल में गड्ढे होते हैं, ऑर्बिट उनमें रहती हैं, ये सिंपल आईज होती हैं। एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, पिन्ना वगैरह इसमें। टिम्पैनम को आप एक्सटर्नल ईयर मान सकते हैं, यही दिखाई पड़ता है बाहर से, और ये सुनने के लिए होता है। और इंटरनल ईयर किस लिए होता है, इंटरनल ईयर बैलेंसिंग के लिए, इंटरनल ईयर बैलेंसिंग के लिए होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हालांकि हमने आपको काफी बता दिया है जब हमने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, फिर भी हम दोबारा बता देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक जोड़ा पीले रंग की टेस्टिस यानी वृषण पाए जाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक जोड़ा येलो कलर की, ओवॉइड कहते हैं अंडाकार, अंडाकार टेस्टिस पाई जाती हैं। और ये चिपकी रहती हैं, किससे चिपकी रहती हैं हमने बताया था, किडनी के ऊपरी हिस्से से, किडनी के एंटीरियर पार्ट से ऊपरी हिस्से से चिपकी रहती हैं एक डबल मेम्ब्रेन के फोल्ड के द्वारा। इस डबल मेम्ब्रेन के फोल्ड को मेसोर्कियम कहते हैं, इसे मेसोर्कियम कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें एक जोड़ा पीले रंग की अंडाकार टेस्टिस पाई जाती हैं, पीले रंग की एक जोड़ा पीले रंग की ओवॉइड यानी अंडाकार टेस्टिस होती हैं, जो किडनी के ऊपरी हिस्से से मेसोर्कियम के द्वारा चिपकी रहती हैं। मेसोर्कियम एक डबल मेम्ब्रेन का फोल्ड है, ये एक झिल्ली जैसी होती समझ लो, अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ये एक झिल्ली का डबल फोल्ड है, उसकी मदद से जुड़ी रहती हैं। तो तुमसे मेसोर्कियम याद करोगे तो तब भी चल जाएगा। तो पीले रंग की एक जोड़ा टेस्टिस है, ओवल है, और ये किडनी के ऊपरी हिस्से से चिपकी है मेसोर्कियम के द्वारा। इससे निकलती है 10 से 12 वासा एफरेंशिया, टेस्टिस से निकलती हैं 10 से 12 वासा एफरेंशिया। यह भी ध्यान रखना 10 से 12 निकलती वासा एफरेंशिया। टेस्टिस में बनते हैं मेल गैमीट्स यानी स्पर्म, टेस्टिस में बनते हैं मेल गैमीट्स यानी स्पर्म्स। ये स्पर्म्स 10 से 12 वासा एफरेंशिया के जरिए ये किडनी में आते हैं। किडनी में एक लंबी सी कैनाल होती है, किडनी में आते हैं कैनाल में, उस कैनाल का नाम है बिडर्स कैनाल। किसमें आते हैं, दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन्स इनटू बिडर्स कैनाल। तो वासा एफरेंशिया आकर के खुलती हैं बिडर्स कैनाल में, किसमें, बिडर्स कैनाल में। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, बिडर्स कैनाल आकर के खुलती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। बिडर्स कैनाल कहां खुलती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट किडनी से बाहर आती है और वो क्लोएका में जाके खुलती है, ओपन्स इनटू द क्लोएका। तो इसका एक सीक्वेंस बना लेना, इसका एक सीक्वेंस तैयार कर लेना। टेस्टिस में क्या बने,
टेस्टिस में बनते हैं तुम्हारे स्पर्म यानी मेल गैमेट। ये स्पर्म सबसे पहले किस में आएंगे? वासा इफ्रेंशिया में आएंगे। किस में आएंगे? वासा इफ्रेंशिया से निकल के ये किडनी में आते हैं। किडनी के अंदर एक कैनाल है, उस कैनाल को क्या कहते हैं? ये बिडर्स कैनाल में आते हैं, ये किडनी के अंदर है। और फिर ये आते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कहते हैं? मेल में होती केवल, ये मेल गैमीट और यूरिन दोनों को कैरी करती है। ये स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी करती है। फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में फीमेल गैमीट को ले जाने के लिए ओविडक्ट अलग होती है और यूरिन को ले जाने के यूरेटर अलग होता है। यहां पर एक ही है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये यूरिन को भी ले जाती है और मेल गैमीट को भी ले जाती है। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट जाके खुलती है क्लोएका में। कहां खुलेगी? ये क्लोएका में खुलती है। तो ये सीक्वेंस जरूर याद कर लेना, आ सकता है ये। तो टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म यानी मेल गैमीट, और ये मेल गैमीट 10 से 12 हर एक टेस्टिस से निकलती हैं, 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया। तो ये स्पर्म वासा इफ्रेंशिया के जरिए किडनी के अंदर एक कैनाल होती है, बिडर्स कैनाल, उसमें आ जाते हैं। और ये बिडर्स कैनाल से आते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, और ये क्लोएका में आ जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं क्लोएकल अपर्चर के थ्रू। क्लोएकल अपर्चर के थ्रू। ये सीक्वेंस जरूर याद कर लेना। क्लोएका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉग में। फ्रॉग अपने क्लोएका के जरिए 3 चीजें बाहर निकाल देता है, सारी चीजें निकालता लगभग। ये अनडाइजेस्टेड फूड यानी फीकल मटीरियल, मल फीकल मटीरियल को निकालता है क्लोएका के जरिए। ये यूरिन को निकालता है क्लोएका के जरिए, और ये स्पर्म को भी निकालता है क्लोएका के जरिए। तो क्लोएका 3 चीजों को बाहर निकालने में मदद कर रहा है। इसमें एनस नहीं है, एनस। बाकी जीवों में एनस होता, वस्कर द्वार। यहां पे क्लोएका है। क्या है? क्लोएका के जरिए क्या निकल रहा है बाहर? क्लोएका बाहर निकालने के लिए है फीकल मटीरियल यानी अनडाइजेस्टेड फूड यानी मल, यूरिन यानी पेशाब, और स्पर्म यानी गैमीट। तीनों को निकालने के लिए इसके पास क्लोएका होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुमने क्या देखा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुमने क्या देखा? कितना टेस्टिस है? एक जोड़ा टेस्टिस है। ये देखो, ये ओवल अंडाकार है, ये अंडाकार है, पीले रंग की टेस्टिस है। ये किडनी है, किडनी के ऊपरी भाग से चिपकी हुई है। किडनी के ऊपरी भाग से कैसे चिपकी है? मेम्ब्रेन के फोल्ड के द्वारा। उस मेम्ब्रेन के फोल्ड को क्या कहते हैं? मीसॉर्कियम के द्वारा ये चिपकी रहती है। पीले रंग की ओवॉइड टेस्टिस है। हर एक टेस्टिस से कितनी वासा इफ्रेंशिया निकलती हैं? हर एक टेस्टिस से कितनी वासा इफ्रेंशिया निकलती हैं? 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया निकलती हैं। 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया निकलती हैं। तो मेल गैमीट बनते हैं टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस से निकलते के आते हैं वासा इफ्रेंशिया में। मेल गैमीट टेस्टिस के अंदर बने, टेस्टिस से निकल के किस में आ गए? वासा इफ्रेंशिया से आते हैं एक लंबी सी कैनाल, ये है, इसको कहते हैं बिडर्स कैनाल। क्या बोलते हैं? बिडर्स कैनाल में आ जाते हैं। बिडर्स कैनाल से आते हैं यूरिनोजेनाइटल, बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट से क्लोएका में। ये क्या है? ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट से क्लोएका में। किसमें? क्लोएका में। तो क्या सीक्वेंस है? टेस्टिस में स्पर्म बने, वासा इफ्रेंशिया के जरिए बिडर्स कैनाल में आए, और बिडर्स कैनाल से आ गए यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट से क्लोएका में। किसमें? और बाहर निकल जाते हैं क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल गए। अब ये क्लोएका के 3 चीजों को बाहर निकालने में मदद कर रहा है। रेक्टम यानी मलाशय, रेक्टम से आता फीकल मटीरियल, ये भी क्लोएका के जरिए बाहर जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन है, ये जमा हो जाता है कि यहां यूरिन, वो भी निकल के जाएगा क्लोएका के जरिए।
और जो मेल गैमीट आ रहे थे टेस्टिस से वो भी तो क्लोएका के जरिए बाहर निकल के जाते हैं। तो क्लोएका फीकल मटेरियल को भी ले जा बाहर क्लोएका के जरिए फीकल मटेरियल भी बाहर जा रहा है, क्लोएका के जरिए यूरिन भी बाहर जा रहा है और क्लोएका के जरिए स्पर्म भी बाहर जाते हैं। ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यह एक जोड़ा ओवरी है। एक जोड़ा क्या है? एक जोड़ा ओवरी नजर आ रही है, काली काली जो दिख रही है ये ओवरी जेली जैसी है, जैसे जेली जैसा होता है जेली। तो एक जोड़ा ओवरी है, ऐसे लग रहा है ये किडनी से चिपकी है, किडनी से चिपकी नहीं है, इसका कोई भी फिजिकल कनेक्शन किडनी से नहीं होता। तो फीमेल फ्रॉग में एक जोड़ा ओवरी पाई जाती है और ये किडनी से चिपकी नहीं होती। टेस्टिस तो चिपके होते हैं लेकिन ओवरी चिपकी नहीं होती है। ओवरी के अंदर ओवा यानी एग्स बनते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? ओवा यानी एग्स बनते हैं, यानी फीमेल गैमीट्स। ये ओवा यानी एग्स जो होते हैं ये ओवरी से बाहर आते हैं। ओवा यानी एग्स ये ओवरी से बाहर आते हैं बॉडी कैविटी में और ये चले जाते हैं ओविडक्ट के अंदर। ये ओविडक्ट है। तो ओवरी के अंदर बनते एग्स यानी ओवा और ये ओविडक्ट में आते हैं। ओविडक्ट का ऊपर वाला हिस्सा फनल जैसा है, इसको ओविड्यूकल फनल, इसको ओविड्यूकल फनल कहते हैं। ये फनल लाइक होता है, चौड़ा होता है ना। ये चौड़ा होने से क्या होगा, ये जो ओवा यानी एग्स है वो आसानी से अंदर चले जाएंगे। आगे का हिस्सा चौड़ा है तो ओवा यानी एग्स आसानी से चले जाते हैं। ये ओवा या एग्स ओविडक्ट के जरिए आते हैं, ये क्लोएका में आएंगे। कहां आएंगे? ये क्लोएका में आ गए। क्लोएका, ये क्लोएका। तो यानी फीमेल गैमीट यानी ओवा यानी एग्स, फीमेल गैमीट ओविडक्ट के जरिए क्लोएका में आ रहे हैं। इधर वाली ओविडक्ट से आ रहे हैं क्लोएका में और इधर वाली ओविडक्ट से भी आ रहे हैं क्लोएका में। किडनी में बनता है यूरिन, किडनी में बनेगा यूरिन और यूरिन आता है यूरेटर की मदद से क्लोएका में। यहां पर यूरेटर है, केवल यूरिन लाता है, केवल यूरिन। जबकि मेल में अंतर था, मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट था, यूरेटर नहीं था। वो यूरिन के साथ साथ मेल गैमीट को भी ला रहा था। लेकिन यहां पर फीमेल गैमीट को लाने के लिए ओविडक्ट अलग है और यूरिन को लाने के लिए यूरेटर अलग है। यहां से सवाल आ सकता है, तो मेल फ्रॉग में यूरिन और मेल गैमीट को लाने के लिए एक ही डक्ट होती है, एक ही नलिका होती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। वो क्या है? यूरिनोजेनाइटल। यूरिन को भी लाती है और मेल गैमीट को भी लाती है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में यूरिन को लाने के लिए यूरेटर अलग है और फीमेल गैमीट यानी ओवा को लाने के लिए ओविडक्ट अलग है। लेकिन सब आकर के कहां खुलते हैं? सब आकर के क्लोएका में खुलते हैं। जो यूरिन है, जो एक्सेस यूरिन है, वो आगे कहां जमा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। सारी चीजें क्लोएका के जरिए बाहर आएंगी। फीकल मटेरियल आता है रेक्टम से, वो बाहर आएगा। यूरिन आता है यूरिनरी ब्लैडर से, वो बाहर निकलेगा। और ओवा यानी एग, वो भी बाहर निकलेंगे क्लोएका के थ्रू, जैसे मेल में था। तो क्लोएका कॉमन ओपनिंग होती है, वो सभी चीज को बाहर निकालने में मदद करती है। ये जो क्लोएकल अपर्चर है, तो क्लोएका या क्लोएकल अपर्चर कह लो, सारी चीजों को बाहर निकालने में मदद करता है। फीकल मटेरियल, यूरिन और गैमीट्स। तो फीमेल में तुमने जाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The female reproductive organs include a pair of ovaries. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक जोड़ा ओवरी होती है, जो काले काले से बनाई। These ovaries are situated near kidney. ये ओवरीज किडनी के पास होती हैं। These ovaries are situated near kidneys. किडनी के पास है। And there is no functional connection with the kidney. और किडनी से चिपकी नहीं होती।
ये किडनी से जाकर के चिपकी नहीं होती। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज फ्रॉम द ओवरी, एक जोड़ा ओविडक्ट निकलती है, तो एक जोड़ा ओवरी है और एक जोड़ा उससे निकलती है ओविडक्ट। ओविडक्ट ओपन करती है क्लोएका में अलग अलग, इधर वाली ओविडक्ट क्लोएका में अलग खुलती है और इधर वाली ओविडक्ट क्लोएका में अलग खुलती है जाके। तो एक ओवरी में बना ओवम यानी एग, और ये ओवम यानी एग आ जाता है ओविडक्ट के अंदर, और ओविडक्ट आकर के खुलती है क्लोएका में। इधर वाली ओविडक्ट अलग आ रही है और इधर वाली ओवरी से ओविडक्ट अलग आती है। A mature female can lay 2,500 to 3,000 ova at a time. एक मैच्योर फीमेल 2,500 से 3,000 अंडे एक बार में देती है। कितने ज्यादा एग्स देती है तो बहुत बच्चे पैदा होते हैं इनके, लेकिन ज्यादातर टैडपोल जो बच्चे होते हैं ना, इनके शिकारी इनको पानी में खा लेते हैं, क्योंकि सारा फर्टिलाइजेशन वगैरह पानी में होता है, सारा कार्यक्रम पानी में चलता है, मेल और फीमेल गैमेट पानी में फ्यूज करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो टैडपोल सारे पानी में बनते हैं। तो 2,500 से 3,000 अंडे एक बार में फीमेल फ्रॉग देती है, तो इतने सारे टैडपोल बनते हैं। लेकिन ये टैडपोल अपने शिकारी के सामने बनते हैं, पानी के अंदर शिकारी इनको देख रहा है सब, तो बहुत सारे खा लिए जाते हैं। बहुत ही कम होते हैं जो वयस्क यानी एडल्ट तक पहुंच पाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी पानी में होता है, लिख लो वाटर में। फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। कैसे होता है? जो मेल फ्रॉग है वो फीमेल के ऊपर आकर के ऐसे चढ़ जाता है उसकी पीठ पर, और कॉपुलेटरी पैड की मदद से फीमेल को पकड़ लेता है। कॉपुलेटरी पैड कहां होते हैं? मेल फ्रॉग के हाथ की पहली उंगली में, फोर लिम्ब की पहली डिजिट में होते हैं, यानी हाथ की पहली उंगली में होते हैं कॉपुलेटरी पैड। इसकी मदद से वो फीमेल को पकड़ लेता है, उसकी पीठ पर ऐसे चढ़ जाता है, फीमेल को पकड़ लेता है। और मेल जो छोड़ देता है पानी के अंदर, फीमेल के शरीर में नहीं छोड़ता, मेल छोड़ता है पानी के अंदर मेल गैमीट्स, और लगभग उसी समय फीमेल पानी के अंदर छोड़ देती है फीमेल गैमीट्स। कितने? लगभग 2,500 से 3,000 एक बार में। फर्टिलाइजेशन मादा के शरीर में नहीं होता, फीमेल के अंदर पानी में होता है। तो मेल केवल फीमेल के ऊपर ऐसे चढ़ जाता है, लेकिन गैमीट्स पानी में छोड़ता है। फीमेल भी गैमीट्स पानी में छोड़ती है। फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, एक्सटर्नल है। कैसा है? एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक लार्वा बनता है, वो लार्वा कहलाता है टैडपोल। लार्वा क्या है? टैडपोल कहलाता है। टैडपोल ये मछली जैसा होता है। मेढक का जो टैडपोल है ये फिश लाइक होता है, इसमें मछली जैसी कई एक बातें होती हैं। इसमें गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, जैसे मछलियों में होते हैं। इसके पास गिल्स पाए जाते हैं सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, जैसे फिशेस में होते हैं। और इसके पास टेल होती है जैसे फिशेस में होती है। तो मेंढक का लार्वा टैडपोल कहलाता है, इसको टैडपोल कहते हैं। और ये मछली जैसा दिखता है, इसके पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, मछलियों की तरह। और मछलियों की तरह इसके पास टेल भी होती है, टेल, दुम। टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। इस टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण होता है। इस टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होती है, कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस। और ये एडल्ट में बदल जाता है वयस्क मेंढक में। और वयस्क मेंढक में ना गिल्स होते हैं ना टेल होती है। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद ये टैडपोल बदल जाता है एडल्ट फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। तो कर ले जाओगे हम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख लो। थोड़ा तेज करोगे तो बेहतर रहेगा, तुम लोग अभी पीछे हो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या होता है मेंढक का? मेंढक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड।
मनुष्य के लिए मेंढक बहुत लाभदायक है। कैसे? क्योंकि ये कीड़े खाता है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी फसलों की सुरक्षा करता है, उन कीड़ों को खा के कम कर देता है जो हमारी फसल खराब करते हैं, तो हमारे लिए फायदेमंद हुआ। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजिकल बैलेंस यानी इकोलॉजी, इकोसिस्टम को बनाए हुए है ये, क्योंकि बहुत सारे जानवर फ्रॉग को खाते हैं, तो ये बहुत सारी फूड चेन के अंदर मौजूद है। ये फूड चेन और फूड वेब का हिस्सा है। ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल इसका हिस्सा है। बहुत सारे जानवर खा करके इसको अपना पेट भरते हैं और अपने जीवन को बनाए रखते हैं, इकोसिस्टम बने रहते हैं, तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस में मदद करता है। तो फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये फूड चेन और फूड वेब, ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये बहुत सारे जीव इसे खाते हैं। सारी खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल अच्छे से चल रहे हैं और इकोसिस्टम बने रहते हैं। तो ये फूड चेन और फूड वेब में कई तरफ से लिंक्ड होता है। बहुत तरह के जानवर इसे खाते हैं। तो ये फूड चेन और फूड वेब का ये इंपॉर्टेंट लिंक है और ये बहुत सारे जानवर इसे खाते हैं, अपने जीवन को बचा ले जाते हैं, तो सारे इकोसिस्टम चलते रहते हैं। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस में भी रोल प्ले करता है, तो महत्वपूर्ण है। कुछ कंट्रीज में जैसे चाइना वगैरह में फ्रॉग का कल्चर किया जाता है, मतलब फ्रॉग की खेती की जाती है, फ्रॉग पैदा किए जाते हैं, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं, मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। लात खाने की आदत होती है ना, मनुष्य को लात खाने की आदत है, मुर्गे का भी लेग पीस ढूंढता है। चाइना के लोग मेंढक का लेग पीस खाते हैं। तो लेग पीस इसका मस्कुलर होता, पीछे वाला पैर बड़ा भी होता है और मांसपेशियों से युक्त होता है, तो बड़े चाव से चाइनीज लोग इसे खाते हैं। तो ये तो तुमने देखा कि फ्रॉग, और ये फ्रॉग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है और एनटीए के सिलेबस में भी इसका नाम लिखा हुआ है। इसको ठीक से पढ़ लेना बेटा।